हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सोमरफील्ड्स मॉडल या सोमरफील्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो सबसे पहले हमारे पास एक एटॉमिक मॉडल बोर ने दिया था, मतलब एटम कैसा होगा, बीच में न्यूक्लियस रहेगा और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। किस ऑर्बिट में लगाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये ऑर्बिट होगा सर्कुलर, सर्कुलर ऑर्बिट होगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट होगा, क्या सारे सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन? आंसर है नहीं, केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, NH/2π। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है NH/2π। और n क्या है, इंटीजर है। तो ये जो क्वांटिटी है या ये जो कंडीशन है वो बोला जाता है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल का। लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। पहले ये कुछ चीज़ों को जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो होता ये है कि अगर हम सिंपल बोर एटॉमिक मॉडल में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास मान लो ये nth ऑर्बिट है, मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, -13.6/n²। ठीक है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो एनर्जी लेवल कैसे होगा, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे स्पेसिंग कम होती चली जाएगी। ठीक है, और ये मान लो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो n बराबर 1, 2, n बराबर 3, 4, 5 और ये n बराबर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ही रेडिएशन आया या कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स आया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। ये जो होता है n बराबर 1, ये होता है ग्राउंड स्टेट। और इसके अलावा जो स्टेट है जैसे ये है आपके पास एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड एनर्जी लेवल होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में जा सकता है, बराबर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक स्टेट जो होते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी जैसे ही मिली इसको। ठीक है, तो यहाँ रहेगा और यहाँ से फिर ये क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, क्योंकि एक्साइटेड एनर्जी लेवल है तो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, ट्रांजिशन करेगा। तो ट्रांजिशन ऐसे सिंगल तो नहीं करेगा, यहाँ से एक फोटोन निकालेगा। जो फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया था यहाँ पे, वही फोटोन ये निकालेगा यहाँ पे, राइट। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये भी नीचे आएगा, एक फोटोन निकालेगा, एंड सो ऑन। तो ये जो फोटोन निकल रहा है, अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक ब्राइट लाइन दिखाई देगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो एमिशन हुआ है ये फोटोन का, यहाँ पे हमें एक ब्राइट लाइन दिखाई देगी। सिमिलरली यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ब्राइट लाइन दिखाई देगी। तो ये λ1 हो गया, ये λ2 हो गया, एंड सो ऑन। तो अगर हम हाई रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर यूज करें तो हाई रिजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोमीटर में ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन नहीं होती है, ये मल्टीपल ऑफ लाइन्स है। 1, 2, 3 बहुत पास पास लाइन है ना। तो 1 सेकेंड, तो ये जो लाइन है आपके पास, ये बहुत पास पास लाइन है। तो थोड़ा अगर हम और इस तरीके से एकदम पास पास है, तो अगर रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर का बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये आपको सिंगल दिखाई देगा। लेकिन अगर स्पेक्ट्रोमीटर का रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो एकदम फाइन लाइन्स आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे फाइन लाइन से दिखाई देगी। तो एक जो सिंगल लाइन है आपका, जो ये एमिशन हुआ है फोटोन का, वो एक्चुअल में मल्टीपल लाइन्स होंगी, ये फाइन लाइन्स होगी। इसी को बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, या फाइन स्ट्रक्चर लाइंस बोला जाता है। ये क्या होता है, बेसिकली एक सिंगल लाइन को स्पेक्ट्रोमीटर में जो है, अगर उस स्पेक्ट्रोमीटर आपका हाई रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर होगा तो ये सिंगल लाइन मल्टीपल ऑफ लाइंस दिखाई देंगी। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, लाइन दिखना तो
लाइन दिख गया तो उससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ये सिंगल एनर्जी लेवल है, एक्चुअल में ये सिंगल एनर्जी लेवल नहीं है। n बराबर 1 हो गया, ये जो एनर्जी लेवल है ना, ये मल्टीपल एनर्जी लेवल्स है। n बराबर 2, n बराबर 3 भी मल्टीपल एनर्जी लेवल्स है, n बराबर 4 भी मल्टीपल एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, 3 होगा 5 होगा वो बात की बात है, बट ये एक सिंगल लाइन नहीं है। n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो जब मल्टीपल लाइन्स होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो यहाँ से इस वाले यहाँ से जब आएगा फोटोन निकालेगा, एक फोटोन, यहाँ से जब आएगा नीचे फोटोन निकालेगा दूसरा फोटोन, फिर यहाँ से आएगा निकालेगा तीसरा फोटोन। तो एक ये लाइन मिलेगी, फिर एक ये लाइन मिलेगी, बहुत कम स्पेसिंग होगी, और एक ये लाइन मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है, राइट। बोर के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, बोर ने बोला कि सिंगल एनर्जी लेवल होगा। तो स्प्लिट, सो आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उसमें बहुत फाइन फाइन एनर्जी लेवल्स है, जिसकी वजह से आपके पास एक फोटोन यहाँ पे मिलना चाहिए था, सिंगल ऐसे इस तरीके से, है ना। ये आपका n बराबर 2 है, तो अगर n बराबर 2 है तो बोर एटॉमिक मॉडल में सिंगल एक फोटोन मिलता इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिलती है स्पेक्ट्रोमीटर में। लेकिन ये एक लाइन नहीं है, मोर देन वन लाइन है, बहुत फाइन लाइन्स है, तो इन्हीं को बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर लाइन्स। ओके, सो फाइन स्ट्रक्चर लाइन्स जो है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स into several close distinct components when observed under equipment of high resolution। अगर हाई रेजोल्यूशन का इक्विपमेंट नहीं है तो आपको वो एक ही लाइन दिखेगा। This means that each Bohr's energy level in a hydrogen atom actually consists of several components which are close together in energy। तो वही चीज है कि आपके पास जो एक एनर्जी लेवल है, बोर एनर्जी लेवल ये है ना, ये एक एनर्जी लेवल सिंगल एनर्जी लेवल नहीं है, इसके बहुत पतले पतले या बहुत फाइन एनर्जी लेवल्स हैं, क्योंकि अगर हाई रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर नहीं है तो हमें नहीं पता चलता है, और अगर हाई रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर है तो हमें दिखाई देगा कि ये जो लाइन्स है एनर्जी लेवल्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फाइन फाइन एनर्जी लेवल्स और है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल ट्रांजिशन मिल रहे हैं ना। मल्टीपल ट्रांजिशन मिलेंगे तभी तो मल्टीपल लाइंस यहाँ पे बन रही है, फाइन स्ट्रक्चर लाइंस। ओके, तो दूसरा है बोर्स, ये आपको इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस है, इनको यानी एक लाइन दिख रही है, एक्चुअल में एक नहीं है, मोर देन वन है। फाइन स्ट्रक्चर लाइंस को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि बोर के हिसाब से तो एनर्जी केवल n पे डिपेंड करेगी, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अगर इसको प्लॉट करोगे तो ये सिंगल लाइन आएगी। तो इस चीज को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ये सिंगल लाइन नहीं है, मल्टीपल लाइन है, इस फिनोमेना को यानी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस को। बोर्स मॉडल could not explain the fine structure of hydrogen spectral lines। फिर आते हैं सोमरफील्ड। सोमरफील्ड in 1916 in attempt to explain the fine structure he assumes the electron move in elliptic orbit। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे पास बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन सोमरफील्ड आए, उन्होंने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इलिप्टिक ऑर्बिट में। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ऐसा उन्होंने सोचा कि अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करेगा तो हो सकता है हम ये जो फाइन स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कर पाए। इन इलिप्टिक ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस इज एट वन ऑफ द फोसाई। तो ये आपके पास है सर्कुलर ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है। मान लो इस सिंगल ऑर्बिट हमने कंसीडर किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा इस ऑर्बिट में। लेकिन बोर ने बोला जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव करेगा, हालांकि सर्कुलर ऑर्बिट में भी मूव करता है सोमरफील्ड्स मॉडल में, जब हम लोग सोमरफील्ड्स ऑर्बिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट ये आपका इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करेगा और वन ऑफ द फोसाई, तो ये ऑर्बिट आपका इलिप्टिक है, तो एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होगा आपके पास यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सोमरफील्ड्स ऑर्बिट हो गया, ओके। तो सोमरफील्ड्स ऑर्बिट कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, वो होगा आपका सोमरफील्ड्स ऑर्बिट होगा इलिप्टिक होगा, राइट। और बोर्स ऑर्बिट होगा सर्कुलर। हालांकि अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं तो सोमरफील्ड पहले इन्होंने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाएगा एलिप्टिक ऑर्बिट में, भले ही इन्होंने ये माना, लेकिन इस केस में भी अगर हम निकालते हैं तो एनर्जी हमारा यही आता है, -13.6/n² ही आता है, जो कि हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट का एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो हालांकि सोमरफील्ड ने ये इलिप्टिक ऑर्बिट इंट्रोड्यूस किया, बट उसके बावजूद भी इन्होंने एनर्जी वाला जो प्रॉब्लम था यानी फाइन स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो कैसे रिजॉल्व किया था सोमरफील्ड ने, यूजिंग रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो सोमरफील्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इलिप्टिक ऑर्बिट में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे स्पीड मिनिमम होगी, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो करीब करीब 10⁻⁻² टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो इसलिए सोमरफील्ड ने एक करेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला जाता है सोमरफील्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन, और उसकी मदद से उन्होंने ये फाइन स्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम था इसको रिजॉल्व किया। तो सोमरफील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो है रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से जो फाइन स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना।